हाथों में लिस्ट लिए एसपी आराध्या मिश्रा अपनी बहन काव्या की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहाँ वो पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी आराध्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक घनश्याम अग्रवाल हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। आराध्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वो काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। आराध्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, ये रंग बहुत हल्का है, काव्या पर खिलेगा नहीं, इसका बॉर्डर बहुत मोटा है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर आराध्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा चटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर घनश्याम भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार आराध्या को घूर रहा था। फिर वो थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन आराध्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, ये उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो घनश्याम ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। आराध्या एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और घनश्याम का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। आराध्या ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वो चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी, एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वो साड़ी जैसे काव्या के लिए ही बनी थी। आराध्या के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। घनश्याम ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तह करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। आराध्या ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वो दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी जो कुछ गड़बड़ थी। वो रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। ये एक डिफेक्टिव पीस था। आराध्या का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने साड़ी को फिर से तह किया और वापस काउंटर पर आकर रख दिया। भैया ये साड़ी डिफेक्टिव है, इसका बॉर्डर उधड़ा हुआ है, इसे बदल दीजिए। घनश्याम ने बिना ध्यान दिए कहा, अरे मैडम इतना तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना। आराध्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं पूरा पैसा दे रही हूँ, मुझे सही साड़ी चाहिए, कृपया इसे बदल दीजिए। घनश्याम का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा ये औरत अब भी झिकझिक करेगी। वो काउंटर पर हाथ मारते हुए बोला, देखिए मैडम इतना टाइम हमने आपको साड़ियाँ दिखाने में लगा दिया, अब बार बार बदलने का झंझट मत करिए, जो लिया है वही ले जाइए। दुकान में खड़े दूसरे ग्राहक भी अब इस बहस को देखने लगे थे। आराध्या ने साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये खराब है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही सामान दें। घनश्याम अब पूरी तरह भड़क गया, ज्यादा ड्रामा मत करो मैडम, दुकान चलानी है हमें, यहाँ रोज हजारों ग्राहक आते हैं। आराध्या की आंखों में अब सख्ती उतर आई, आप ग्राहक से इस तरह बात नहीं कर सकते। घनश्याम ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, और आप हमें सिखलाओगी कि दुकान कैसे चलाते हैं। भीड़ और बढ़ गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लगता है मामला बढ़ने वाला है। घनश्याम ने अचानक फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया, हेलो थाने में बताइए, यहाँ एक औरत दुकान में हंगामा कर रही है। आराध्या चुपचाप खड़ी रही। कुछ ही मिनटों में दुकान के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरा दरोगा रणवीर चौहान, मोटा शरीर, घनी मूछें और आंखों में घमंड। वो दुकान में घुसते ही गरजा, कौन है हंगामा करने वाला? घनश्याम तुरंत बोला, साहब यही औरत है, 1 घंटे से दुकान में तमाशा कर रही है। रणवीर ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा, क्या समस्या है? आराध्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने ये साड़ी खरीदी थी, ये खराब निकली है, मैं सिर्फ इसे बदलने को कह रही हूँ। रणवीर ने साड़ी को देखा भी नहीं। वो घनश्याम की तरफ मुड़ा और आंख दबाकर बोला, इतनी सी बात,
फिर आराध्या की ओर मुड़कर गुर्राया, मैडम, दुकान वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। आप क्यों बेकार में ड्रामा कर रही हैं? मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ। रणवीर हंस पड़ा। बहुत बड़ी अफसर लगती हो। चलो ज्यादा बहस मत करो, थाने चलो। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। तभी घनश्याम धीरे से काउंटर के पीछे गया और मुड़े हुए नोटों का एक छोटा सा बंडल निकालकर रणवीर की जेब में खिसका दिया। रणवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। चलो मैडम, बहुत हो गया, सरकारी काम में बाधा डाल रही हो। उसने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने आगे बढ़कर आराध्या का हाथ पकड़ लिया। भीड़ हैरान रह गई। आराध्या चाहती तो उसी पल अपनी पहचान बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ कानून का व्यवहार कैसा होता है। उसे पुलिस जीप में बैठा दिया गया। दुकान के बाहर खड़ी भीड़ ये तमाशा देखती रह गई। जीप धीरे धीरे बाजार से निकल गई। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहाँ बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा रणवीर सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और आराध्या को बाहर उतारा गया, लेकिन आराध्या सिर्फ चुप थी। कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा रणवीर सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा रणवीर सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब, ये कौन लड़की है? दारोगा रणवीर सिंह ने घमंड से कहा, ये बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। आराध्या ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं आराध्या सिंह हूँ, लेकिन हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। आराध्या ने गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वो खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा रणवीर सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा। अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर आराध्या के चेहरे की परछाई कांप रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनके किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था दरोगा आदित्य सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसे जीप के आने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। वो पास गया और छोटे से झरोके से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे, ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े सिपाही से पूछा, ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही हंसते हुए बोला, साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दारोगा रणवीर सिंह पकड़ लाए। कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी, लेकिन आदित्य सिंह उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें अंदर ही टिकी थी। तभी हवालात में बैठी आराध्या ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और अगले ही पल आदित्य सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वो जोर से चिल्लाया, अरे गेट खोलो, जल्दी खोलो। सिपाही घबरा गया, लेकिन साहब, दारोगा रणवीर सिंह ने मना किया है। आदित्य सिंह की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा गेट खोलो, ये कोई आम औरत नहीं, ये पूरे जिले की एसपी आराध्या सिंह हैं। ये सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला। दरवाजा खुलते ही आदित्य सिंह ने पूरी ताकत से सल्यूट ठोका। जय हिंद मैडम। उसकी आवाज में सम्मान और शर्मिंदगी दोनों थे। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरोगा आदित्य सिंह की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत हवालात का दरवाजा पूरा खोल दिया और थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। हवालात की वही सलाखें जो कुछ देर पहले तक एसपी आराध्या सिंह को कैद किए हुए थीं, अब धीरे धीरे उनके सामने खुल चुकी थी। आराध्या धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे पर गुस्से का कोई उफान नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडी सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों के हौसले तोड़ देती थी। आदित्य सिंह ने फिर से सैल्यूट ठोका और बोला, मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। कृपया हमें माफ कर दीजिए। पास खड़े सिपाही और हेड कांस्टेबल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसी समय थाने के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर घबराया हुआ दरोगा रणवीर सिंह दाखिल हुआ। उसे रास्ते में ही किसी ने बता दिया था कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं,
बल्कि जिले की एसपी आराध्या सिंह है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। जैसे ही उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, उसकी सांसें रुक सी गईं। कुछ सेकंड तक वो वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। फिर अचानक वो दौड़कर आगे आया और सीधे आराध्या के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। एक तरफ जिले का दरोगा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा था और दूसरी तरफ आराध्या सिंह चुपचाप खड़ी थी। कुछ पल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक कदम पीछे हटाया। उनकी आवाज गूंजी, तू सोच रहा है कि पैरों में गिर जाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? रणवीर सिंह रोते हुए बोला, मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, रहम कर दीजिए। आराध्या की आंखों में अब गुस्से की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, जब तूने एक आम महिला समझकर मेरे साथ बदतमीजी की थी, तब क्या तूने सोचा था कि उसके भी घर वाले होंगे? रणवीर सिंह चुप हो गया। आराध्या आगे बोली, तूने बिना जांच किए एक निर्दोष को हवालात में डाल दिया, रिश्वत लेकर कानून का मजाक बनाया। थाने में खड़े हर पुलिस वाले का सिर झुक चुका था। आराध्या ने आदित्य सिंह की ओर देखा और आदेश दिया, अभी इसी वक्त दरोगा रणवीर सिंह को सस्पेंड किया जाता है। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। ये सुनते ही रणवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आदित्य सिंह ने तुरंत फाइल निकाली और आदेश लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में सस्पेंशन का आदेश तैयार हो गया। आराध्या ने कागज पर साइन किए और कहा, आज से तुम वर्दी पहनने के लायक नहीं रहे। 2 सिपाही आगे बढ़े और रणवीर सिंह को पकड़कर बाहर ले गए। उसकी अकड़, उसका घमंड सब उसी थाने के फर्श पर बिखर चुका था। थाने में फिर से खामोशी छा गई। आराध्या ने एक गहरी सांस ली, फिर आदित्य सिंह की ओर देखकर बोली, उस दुकानदार घनश्याम को भी नोटिस भेजो। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी और झूठी शिकायत का केस बनेगा। आदित्य सिंह ने तुरंत जवाब किया, जी मैडम, रात काफी हो चुकी थी। आराध्या ने वॉशरूम में जाकर चेहरा धोया, अपने कपड़े ठीक किए और बाहर आई। एक सिपाही बोला, मैडम, सरकारी गाड़ी तैयार है। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, मैं अपनी कार से जाऊंगी। कुछ देर बाद उनकी कार थाने के गेट से बाहर निकल गई। लेकिन उस रात थाने में मौजूद हर पुलिस वाले के मन में एक ही बात घूम रही थी। आज उन्होंने देखा था कि वर्दी की असली ताकत क्या होती है।